वंस अगेन स्वागत है आपका मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ में। आज हम जानेंगे AC ब्रिज की बैलेंस कंडीशन के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि AC ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका यूज़ क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उसकी बैलेंस कंडीशन का हम मैथमेटिकली कैसे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपने जो इक्वेशंस फाइंड किए हैं उसकी एप्लीकेशंस क्या है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अगर पैरेलल है और अगर सीरीज़ में है तो आपको किस फॉर्मूला का यूज़ करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये AC ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रिज क्या होता है। यहाँ पे AC और DC दो तरह के ब्रिज होते हैं। मैंने DC ब्रिज इस पर पहले ही वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक मैं आपको दे देता हूँ आई बटन या डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं यहाँ पे AC ब्रिज की। तो पहले ब्रिज होता है, ब्रिज किस काम के लिए यूज़ होता है? तो ब्रिज यूज़ होता है मेजर द वैल्यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जैसे कि रेजिस्टर है, इंडक्टेंस है या फिर कैपेसिटर है, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। यहाँ सर्किट में आपको AC ब्रिज की बैलेंस कंडीशन दिखाई गई है। यहाँ पे AC ब्रिज है वो कैसे पता चलेगा? तो जहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वहाँ पे AC की साइन है, इसलिए ये AC ब्रिज हुआ। AC ब्रिज की बैलेंस कंडीशन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि AC ब्रिज में क्या क्या होता है। तो AC ब्रिज में होता है AC वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे जो E से मैंने उसे डिनोट किया है, और होता है Z1, Z2, Z3 और Z4 जो होता है अनस्पेसिफाइड इम्पीडेंसेस, यानी कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है, रजिस्टर, इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटर। ज़्यादातर ब्रिजेस में 4 अनस्पेसिफाइड इम्पीडेंसेस होते हैं और 1 नल डिटेक्टर होता है। यहाँ पे नल डिटेक्टर के तौर पर आप गैलोमीटर भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं AC ब्रिज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो AC ब्रिजेस से हम कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट यानी कि उसे फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सर्किट के मुताबिक जो AC सोर्स है उसमें से करंट आई निकल के ब्रिज में जाता है और वहाँ से वो दो पार्ट में पॉइंट B पर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जहाँ पे मैंने 1 लिया है I1 और दूसरा लिया है I2। वापस से वो जो D पॉइंट है वहाँ पे जॉइंट होके वापस से वो EMF E में चला जाएगा। यहाँ पे ब्रिज की 4 आर्म है, पहली है BA, दूसरी है BC, तीसरी है DA और चौथी है DC। तो शुरू करते हैं हमारी कंडीशन फॉर AC ब्रिज बैलेंस की मैथमेटिकल स्टडीज़। यहाँ मैं AC ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को लिख रहा हूँ। यहाँ पे बैलेंस कंडीशन होती है फर्स्ट AC ब्रिज की, द बैलेंस कंडीशन रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो करंट थ्रू द डिटेक्टर और द डिटेक्टर रिस्पॉन्स इज 0, यानी कि जब डिटेक्टर में करंट 0 डिनोट होता है, डिटेक्टर हमें 0 करंट करता है, तब हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि ब्रिज बैलेंस है। और हमें डिटेक्टर तभी 0 करंट शो करेगा जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा EBA = EBC। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हुई EBA = EBC, यानी कि जो ब्रिज की फर्स्ट आर्म है BA और दूसरी आर्म है BC, वहाँ पे वोल्टेज इक्वल होगा, यानी कि EBA = EBC। अब हम लिख सकते हैं EBA = I1
इंटू Z1 और EBC इज इक्वल टू I2 इंटू Z2। आप इसे ओम्स लॉ के मुताबिक भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमने रजिस्टर के बदले इम्पीडेंस ZL लिया है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ यानी कि V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे V है E और जो R है वो है Z। सो V इज इक्वल टू IR में आप पुट करते हैं V इज इक्वल टू E और R इज इक्वल टू Z, सो E इज इक्वल टू IZ। वापस आप ओम्स लॉ ही यूज़ करते हैं। सो ओम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो यहाँ पे मैंने है I1 इज इक्वल टू E अपॉन Z1 प्लस Z3 एंड I2 इज इक्वल टू E अपॉन Z2 प्लस Z4। अब हम अपनी जो वैल्यूज है I1 और I2 की उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी हमें मिलेगा E इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू E इंटू Z2 अपॉन Z2 प्लस Z4। यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो आपको मिलेगा Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। सो ये है जनरल इक्वेशन फॉर बैलेंस ऑफ AC ब्रिज। सो हमारी फर्स्ट बैलेंस कंडीशन है फॉर AC ब्रिज Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको सेंटेंस में लिखना है तो, कि प्रोडक्ट ऑफ इम्पीडेंसेस ऑफ द ऑपोजिट आर्म्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। नाउ मैं क्या करता हूँ कि जो हमने इक्वेशन 3 लिखा था वो था Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। यहाँ पे हमने जितने भी Z लिए हैं वो सब कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंसेस है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में है। अब हम इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका पोलर फॉर्म होगा Z इंटू फेस एंगल थीटा। यहाँ में अपने सभी इक्वेशन में लिए गए हुए Z1, Z2, Z3 एंड Z4 को पोलर फॉर्म में लिखूँगा। सो पोलर फॉर्म है हमारा Z इंटू फेस एंगल थीटा। यहाँ पे Z की जगह हम लेंगे Z1, Z2, Z3 और Z4 और थीटा लेंगे θ1, θ2, θ3 और θ4। तो यहाँ पे मैं अपने सभी जो इक्वेशन के Z है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि हमें मिलेगा Z1 इंटू फेस एंगल θ1, Z4 इंटू फेस एंगल θ4 इज इक्वल टू Z2 इंटू फेस एंगल θ2 एंड Z3 इंटू फेस एंगल θ3। यहाँ इक्वेशन में जो Z है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है फेस एंगल। अब हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया होता है, सो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें जो उसका मैग्नीट्यूड होता है उसे मल्टीप्लाइड ही करना होता है, पर जो उसका फेस एंगल होता है उसे हम ऐड करते हैं, यानी कि मैं वो रूल यहाँ पे अप्लाई करूँगा। इसलिए हमें अपना इक्वेशन मिलेगा जो होगा Z1 इंटू Z4 इंटू फेस एंगल θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 इंटू फेस एंगल θ2 प्लस θ3। सो जो ये इक्वेशन 5 है वो हमें शो करता है कि टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हेन बैलेंसिंग एंड AC ब्रिज, यानी कि जो AC ब्रिज होता है वो अगर बैलेंसिंग कंडीशन में हमको लाना है तो हमें टू कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करनी होगी। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 और दूसरी कंडीशन है θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3। यहाँ पर मैं आपको डिनोट करता हूँ
दोनों ही कंडीशन जो कि फर्स्ट है, द फर्स्ट कंडीशन इज Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। सो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, अगर आपको इस कंडीशन को वर्ड्स में लिखना है तो मैं यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख रहा हूँ, जो कि है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ऑपोजिट आर्म्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि जो ऑपोजिट आर्म्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ऑपोजिट आर्म में आपको जो इक्वेशन में है वो डिनोट कर रहा है, यहाँ पे Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 में Z1 और Z4 वो दोनों ऑपोजिट आर्म हुई और Z2 इंटू Z3 भी ऑपोजिट आर्म है। यहाँ पर मैं अपनी ब्रिज की दूसरी यानी कि सेकंड कंडीशन लिख रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड कंडीशन थी θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3। अगर आपको इस कंडीशन को अगर सेंटेंस में लिखना है तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि होगा द सम ऑफ द फेस एंगल्स ऑफ द ऑपोजिट आर्म्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि सम है हमारा वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। सम हम लेते हैं यहाँ पे ऑपोजिट आर्म का, θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3। यहाँ पे मैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, यानी कि जो हमारा बैलेंस इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशंस आपको डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसमें अगर इम्पीडेंस की जगह आपको कोई भी दे सकते हैं ब्रिज में, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर्स, तब आप किस इक्वेशन का यूज़ करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, अगर ये सब यानी कि रेजिस्टर, इंडक्टेंस या कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तब हम किस इक्वेशन को लिखेंगे, और अगर वो पैरेलल होते हैं तब हम किस इक्वेशन को लिखेंगे, ये मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में यानी कि अगर सीरीज़ में है तो आप लिखेंगे Z इज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L। आप उसे इस तरह भी लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू R माइनस J अपॉन ओमेगा C, और अगर पैरेलल है तो आप लिखेंगे 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और बने रहिए हमारे चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ के साथ।